हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ NISM 8 इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स जो एग्जाम में बार बार आते हैं। आज मैं उनको क्लियर करने वाला हूँ। मैंने टॉप 15 क्वेश्चन पिक किए हैं जिनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैव टू टाइप ऑफ सेटलमेंट डैश प्रीमियम सेटलमेंट एंड फाइनल सेटलमेंट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के दो प्रकार के सेटलमेंट होते हैं। एक होता है प्रीमियम सेटलमेंट, उसको क्या बोलते हैं, और दूसरा होता है फाइनल सेटलमेंट। ऑप्शंस हैं डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। तो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम सेटलमेंट होता है वो डेली बेसिस पे होता है और एक फाइनल सेटलमेंट होता है। तो इसका आंसर है ए, डेली। डेली प्रीमियम सेटलमेंट। Investors who believe that the markets will fall are known as bulls. Investors जो मार्केट गिरेगी इसमें विश्वास रखते हैं बुल्स कहलाते हैं। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है फॉल्स। जब मार्केट गिरती है तो वो बियरिश कहलाते हैं और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो वो बुलिश यानी कि बुल्स कहलाते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स, बी। विच स्टेटमेंट ट्रू फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? इसमें से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेटल्ड थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द एक्सचेंज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो कि एक्सचेंज का होता है उसके जरिए सेटल किए जाते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेड ऑन एक्सचेंज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज के साथ में ट्रेड होते हैं। ऑल ऑफ द अबव। तो इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज टिक साइज? टिक साइज क्या है? टिक साइज इज द साइज ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। टिक साइज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज है। टिक साइज इज मैक्सिमम परमिटेड मूवमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। टिक साइज मूवमेंट के लिए परमिटेड मैक्सिमम परमिटेड एरिया होता है। टिक साइज इज मिनिमम परमिटेड मूवमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। टिक साइज मिनिमम परमिटेड मूवमेंट एरिया होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। टिक साइज इज एवरेज ऑफ हाई एंड लो प्राइसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। टिक साइज हाई और लो प्राइसेस दोनों का एवरेज होता है। तो इसका आंसर है सी, टिक साइज इज मिनिमम परमिटेड मूवमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। टिक साइज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या स्टॉक में मिनिमम परमिटेड मूवमेंट एरिया होता है जिसके व्याप पे उस स्टॉक में या कॉन्ट्रैक्ट में डेली बेसिस पे जो मूवमेंट होता है उसी को टिक साइज बोलते हैं। जैसे कि 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे। आप किसी भी स्टॉक को या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जब उठा के देखेंगे उसमें जो मूवमेंट आप देखेंगे, जिस अंतराल में मूवमेंट हो रहा है उसी को टिक साइज कहते हैं। इफ द वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक इज डिक्रीजिंग, प्रीमियम ऑफ कॉल ऑप्शन वुड। अंडरलाइंग स्टॉक की वॉलेटिलिटी है और अंडरलाइंग स्टॉक वॉलेटिलिटी का आधार पर गिर रहा है तो प्रीमियम ऑफ कॉल ऑप्शन वुड, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कैसा रहेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो चेंज, कुछ नहीं रहेगा, स्टे रहेगा, नन ऑफ द अबव। तो अगर स्टॉक डाउन साइड में जा रहा है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम भी डाउन साइड में ही जाएगा यानी कि डिक्रीज होगा। आंसर रहेगा इसका बी। In the option segment, if you buy a put, you expect to market to move. ऑप्शन सेगमेंट में आपने एक पुट बाय किया है तो आपको क्या लगता है मार्केट किस हिसाब से मूव करना चाहिए, किस तरफ मूव करना चाहिए? अप, डाउन, एनी ऑफ बोथ, नन ऑफ अबव। आपने पुट बाय की है तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट डाउन जाएगी। तो इसका आंसर है बी, डाउन। What advantage does the screen-based trading has over floor trading? स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग में और ओवर फ्लोर ट्रेडिंग के मुकाबले क्या अंतर है? देयर आर नो सेटअप कॉस्ट ऑन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग में कोई सेटअप कॉस्ट नहीं होती। देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड एक्विजिशन एंड एक्विजिशन प्राइस। इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है ट्रेड एक्विजिशन में, एक्विजिशन के प्राइस में।
द टेक्नोलॉजी नीड्स आर लोअर, टेक्नोलॉजी को डाउन साइड में चाहिए, खर्चा कम चाहिए। देयर इज नो नीड टू रूट द ऑर्डर थ्रू एक्सचेंज, इसमें एक्सचेंज के थ्रू ऑर्डर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर है बी, देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड एक्विजिशन एंड एक्विजिशन प्राइस। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग में आपकी ट्रांसपेरेंसी रहती है ऑर्डर लगाने में, ऑर्डर के प्राइस में। जो आपने लगाया उसी ऑर्डर पे, उसी प्राइस पे आपका ऑर्डर हिट होगा। आइडेंटिफाई द ट्रू फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल पहले आपको जानना चाहिए, ये फ्यूचर्स का प्राइस निकालने के लिए आता है। इसको यूज करते हैं फ्यूचर्स का प्राइस निकालने के लिए। ऑप्शन है प्राइस ऑफ फ्यूचर्स बराबर कॉस्ट ऑफ कैरी, प्राइस ऑफ फ्यूचर्स बराबर स्पॉट प्राइस, प्राइस ऑफ फ्यूचर्स बराबर स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी, प्राइस ऑफ फ्यूचर्स बराबर स्पॉट माइनस कॉस्ट ऑफ कैरी। तो इसका आंसर है सी, प्राइस ऑफ फ्यूचर्स बराबर स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। ये इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। डैश गारंटीज द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक्सचेंज के अंदर जो ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी गारंटी कौन लेता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सेबी, डिपोजिटरीज, कस्टोडियंस। तो इसका काम है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी लेता है, जो भी आपने एक्सचेंज में ट्रेड किया है उसको सेटल करने की गारंटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की होती है। हाउ शुड ए सेलर ऑफ एन ऑप्शन ट्रीट द प्रीमियम रिसीव्ड इन हिज बुक ऑफ अकाउंट। एक सेलर ने प्रीमियम रिसीव किया है तो उसको अपने अकाउंट बुक में कैसे दिखाएगा? इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी, असेट। तो वो दिखाएगा इनकम में, क्योंकि उसने प्रीमियम रिसीव किया है, प्रीमियम उसने कमाया है। फ्रॉम द वेरियस कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ट्रेडिंग मेंबर गिवन बिलो आइडेंटिफाई वन कैन बी टेकन अप बाय एक्सचेंज ऑफ रेडरेसल। ट्रेडिंग मेंबर के अगेंस्ट में कंप्लेंट है तो उसमें से एक्सचेंज क्या एक्शन ले सकती है, किस बिहाफ पे एक्शन ले सकती है? Complaints in respect of transactions which are already subject to matter of arbitration proceedings, non-receipt of fund of securities, complaints related to land dealing between clients and trading member, claims for national loss or dispute period। देखिए सी और डी तो इसमें बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि लैंड डीलिंग से मतलब ट्रेडिंग मेंबर का कुछ नहीं होता। और नेशनल लॉस एक रैली आती है, कोई भी आपका, जैसे कि कोविड आया था 2019-20 में, ऐसी स्थिति में नेशनल लॉस की स्थिति बनती है। तो ये दो ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत हैं। पहला ऑप्शन है कंप्लेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर ऑलरेडी सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, ये भी आपका गलत है। नॉन रिसिप्ट ऑफ फंड ऑफ सिक्योरिटीज, ये आपका आंसर सही है। इस केस में एक्सचेंज उसके ऊपर एक्शन ले सकता है अगर उसने फंड ऑफ सिक्योरिटीज की कोई रिसिप्ट वगैरह उसको नहीं दी है तो। Mr. X sells one ABC stock future contract at 845. What is the profit loss if he buy the contract back at 854? Lot size is 1500. मिस्टर एक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स का 845 रुपये पर सेल कर दिया है और दोबारा से बाय किया है 854 रुपये पे। उसको क्या प्रॉफिट लॉस होगा अगर लॉट साइज 1500 का है? तो 854 माइनस 845 पे सेल किया है, 854 पे बाय किया, तो 9 रुपये लॉस में उसने सेल किया है। 1500 का लॉट साइज है तो 1500 गुणा 9 13,500, यानी कि आंसर बी लॉस होगा उसका -13,500। आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसिस। इंडाइसिस की इनमें से कौन सी एप्लीकेशन नहीं है उसको पहचानो। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ये आपका इंडाइसिस में आता है। इंडेक्स फंड इंडाइसिस में आता है। इंडेक्स डेरिवेटिव ये इंडाइसिस में आता है। प्राइवेट इक्विटी फंड ये आपका इंडाइसिस में नहीं आता। तो इसका आंसर है डी, प्राइवेट इक्विटी फंड्स। What is the minimum price movement in the script called? बदला रेट, टिक, टचलाइन, मार्केट लॉट। मिनिमम प्राइस मूवमेंट स्क्रिप्ट के अंदर क्या कहलाता है? ये मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया है, उसको बोलते हैं टिक साइज, जो मिनिमम प्राइस मूवमेंट दिखाता है। आंसर है इसका बी, टिक। What is the rate of STT on the sale of an index or stock futures contract?
एक इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं तो एसटीटी चार्जेस क्या है? 0.01%, 0.0125%, 0.02%, 0.1%। तो इसका आंसर है सी, 0.02%। ये एसटीटी चार्जेस हैं जो कि इक्विटी रिलेटेड पर भी लगते हैं और इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर को सेल करने पर भी लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में। ये मैंने 15 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो NISM 8 इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम में बार बार आते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा।